हेलो चिल्ड्रन। चलिए आज हम फिर से दोबारा लेसन्स को चैप्टर 1 से लेकर 8 तक आज हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। और ये आपका ये जो वीडियो है रिवीजन के ऊपर, ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मैं कोई रिवीजन वीडियो नहीं भेजूंगी। सो बच्चों, जिन बच्चों ने पर्टिकुलरली 1 लेसन का जो मैंने वीडियो भेजा था, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके, तो उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आज आप इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो इसमें आपको सारे लेसन इंक्लूड होंगे, चैप्टर 1 to 8। सो चिल्ड्रन लिसन इट वेरी केयरफुली। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 को ले लेते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, इस लेसन में ये लेसन का नाम था फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोगों ने फूड के बारे में जाना था, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं और एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद हमने स्प्राउट्स के बारे में जाना था कि किस प्रकार हम बीजों को और ज़्यादा प्रोटीन युक्त बनाने के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से युक्त बनाने के लिए हम इसे स्प्राउट्स करते हैं, यानी स्प्राउटिंग की विधि करते हैं। यानी अनाजों को, दालों जैसे कि चना है, मूंग है, इसको हम अंकुरित करके फिर हम इसे अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने जाना था कि एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस एज अ फूड, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे भी हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट, इसके बारे में भी हमने जाना था कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी फूड एक होता है, दो चीज़ होती है, एक तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक कंज्यूमर्स होते हैं। जैसा कि अगर आप दुकान पे जाते हो तो दुकान पे जो दुकानदार है बहुत सारी चीज़ें रखता है और हम उनको जाते हैं खरीदते हैं, तो वी आर कंज्यूमर्स, है ना, हम लोग कस्टमर है। तो ठीक वैसे ही जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, दे आर फूड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स जो है अपने लिए तो फूड प्रिपेयर करते ही हैं, साथ में उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए फूड, स्टोर किए गए फूड को हम भोजन के रूप में अपने भोजन में लेते हैं, इसीलिए सो दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। एंड एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं, यानी कंज्यूम का मतलब होता है भोजन, मतलब खाना, टू ईट। इसीलिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है दे आर काइंड ऑफ कंज्यूमर एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ओके चिल्ड्रन, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो चलिए बच्चों, आज ये था आपका पूरा लेसन, इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो चलिए हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसको मैंने दोबारा से बच्चों इस लेसन को मैंने पहले भी पर्टिकुलरली 1 लेसन 2 लेसन ऐसे करके वीडियोस भेजे हुए हैं, उसमें भी इसके आंसर्स हैं, आप वहाँ से भी इन आंसर्स को फिल कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, और जिन बच्चों ने आंसर्स नहीं लिखे हैं यू कैन नोट फ्रॉम इट। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका रिवीजन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हम ले लेते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका चैप्टर 2 जो था दैट वाज कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी जो हमारा भोजन है बच्चों वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, यानी उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि किन चीज़ों से वो चीज़ें बनी होती है, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ एयर होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड को अगर हम ले लेते हैं तो इसमें 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके साथ साथ 2 और भी चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि जो हमारा फूड होता है, फूड के अंदर ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, लाइक दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी इसे कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर 5 टाइप्स, यानी 5 प्रकार के ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, that is called energy giving food. Fats, also a kind of energy giving food. Then protein is a kind of body building food. And vitamins and minerals, ये जो दोनों होते हैं that is a kind of protective
फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। ओके चिल्ड्रन, तो ये 5 थे न्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ साथ 2 और कंपोनेंट्स होते हैं, 2 और चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड के पूरे कंपोनेंट को पूरा करती है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, सॉरी हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन योर फूड, तो यू हैव टू से 5। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि यानी कि भोजन जो होता है, एक संपूर्ण भोजन जो होता है वो किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, देन यू हैव टू से देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 5 न्यूट्रिएंट्स, और उसके साथ साथ 2 चीज़ें और भी हम उसे कंबाइन कर लेते हैं, दैट इज़ वाटर एंड रफेज। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक इट इज़ मोर क्लियर। यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो 7 टाइप्स होते हैं, 7 होते हैं, 5 तो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ओके, और जो 2 बच गए वो दैट इज़ वाटर एंड रफेज। तो बच्चों ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है इनका काम है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराना, हमारे शरीर को ग्रो करना, हमारे शरीर में डिसीजेस से बचाना। और ये जो 2 और कंपोनेंट्स है दैट इज़ वाटर एंड रफेज, तो बच्चों इसका काम क्या है? एक्चुअली ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी ड्यू द अगर डाइजेशन के प्रोसेस से देखा जाए तो रफेज और वाटर बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। जैसा कि अब हम जानते हैं बच्चों कि हमारा जो बॉडी है पूरा 70% इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, यानी हमारे शरीर जो है पूरा 70% जो है वो वाटर का ही बना है। देन ऑब्वियसली अगर हमारे शरीर में अगर वाटर की कमी हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारी तो पक्का होनी ही होनी है। देन नेक्स्ट थिंग, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी वाटर जो होता है वो भोजन के पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और वन थिंग मोर, वाटर इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव आउट द वेस्ट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रफेज की। रफेज जो होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइब्रस मटेरियल, यानी जो ऐसी फल सब्जियां जिनमें रेशे होते हैं, तो ये रफेज जो है हमें ऐसे फाइबर्स नुमा फूड प्रोडक्ट से प्राप्त होता है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बच्चों ये बार बार मैं बता रही हूँ आपको, यू हैव टू रियलाइज इट कि जो रफेज होता है वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट it is very important for our digestion. Roughage is mainly made of an indigestible carbohydrate called cellulose. ये एक प्रकार का indigestible carbohydrate है जो कि cellulose से बना होता है। Okay children, which is present in the plant cell wall, and roughage is also called dietary fiber, और रफेज को डाइटरी फाइबर के नाम से भी जानते हैं। एंड रफेज प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ द फूड एंड कीप्स द फूड एंड द वेस्ट मैटर फीसेस मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन, यानी रफेज क्या करता है, ये फूड में से जो भी वेस्ट मैटर्स को है वो आसानी से हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू मूव करने में, फ्लो करने में मदद करता है, एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज़ की शिकायत से भी इसे हमें बचाता है। ओके चिल्ड्रन, सो आपको ये पता चल गया होगा कि वाई वाटर एंड रफेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें वाटर और रफेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ओके चिल्ड्रन, तो ये था सारा जो इम्पोर्टेंट थिंग जो था इस लेसन में, वो टॉपिक्स मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट टाइप। और बच्चों आपके एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, सो यू हैव टू रेडी फॉर योर एग्ज़ाम एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इट ऑल्सो, एंड ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो चिल्ड्रन, अगर जिसने भी फिल नहीं करा है यू कैन फिल इट फ्रॉम इट। तो बच्चों हम चलते हैं चैप्टर 3 पे। तो वेरी शॉर्ट पे मूव करने से पहले हम चैप्टर 3 को एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर 3 लेसन में क्या था। वन मोर थिंग बच्चों, चैप्टर 2 में कुछ और भी पॉइंट्स थे, दैट बहुत सारे टेस्ट थे जिसके द्वारा हम प्रोटीन की टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फैट को ले लेते हैं, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट पे हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो इट बिकम्स ब्लू और ब्लैक कलर। तो इसके कारण ये प्रूफ करता कि दैट द फूड कंटेन्स स्टार्च,
यानी अगर स्टार्च है तो दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने बैलेंस डाइट के बारे में जाना। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? ए डाइट दैट कंटेन अ प्रॉपर ए राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसा डाइट जिसके अंदर हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पाई जाती हो और उसके साथ साथ रफेज एंड वाटर हो, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। उसके बाद हमने देखा था कि जो डाइट होता है वो एज के अनुसार होता है, डाइट जो होता है वो ऑक्यूपेशन के अनुसार होता है। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है और एक एडल्ट व्यक्ति है, तो एडल्ट व्यक्ति को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। लेकिन जो छोटा बच्चा है जो छोटा बच्चा है ही हैव टू ग्रो, है ना, उसको तो बड़ा होना है, देन ही नीड मोर प्रोटीन, यानी कि वो एडल्ट की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत उसको होती है। तो इस प्रकार से बच्चों जो डाइट होता है वो एज के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में जाना था कि व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेस? डिसीजेस दैट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं, इस प्रकार की बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। तो इसमें दो प्रमुख बीमारियां थी, दैट इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, दैट इज़ क्वाशर-कोर। और बच्चों याद रखो कि ये जो होता है 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में ही होता है। A child suffering from kwashiorkor is the main symptoms प्रोटीन डेफिशिएंसी चिल्ड्रेन, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? द हेयर ऑफ ए चाइल्ड चेंजेस कलर, यानी जो बच्चों के जो बाल है उसका जो कलर चेंज हो जाता है, उनके शरीर में क्रैक्स आ जाते हैं उनके स्किन पे। द चाइल्ड हैज़ स्टंट ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। ठीक वैसे ही अनदर डिसीज़ दैट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इससे होने वाली बीमारी का नाम है बच्चों मैरास्मस। और इसमें क्या होता है, ये जो होता है अप टू 1 ईयर एज, यानी ये जो बेबी, छोटी सी बेबी जब होती है तब से लेकर 1 ईयर के एज के बच्चों को होता है। और द चाइल्ड बिकम्स, इसके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों, द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतले हो जाते हैं। दे लुक वेरी प्रोमिनेंट, द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, इनके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। उसके बाद हमने बच्चों विटामिन से डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, सी एंड डी। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, यानी कि हड्डियों का रोग, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसीज, यानी कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो कि मिनरल्स के डेफिशिएंसी से होती है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, है ना। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं, दांतें कमज़ोर हो जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। छोटे बच्चों में सिंट्रिज्म नामक रोग होता है और बड़े लोगों में ये बीमारी ग्वाइटर के नाम से जानी जाती है। और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में क्या होता है, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो देन हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, बिकॉज आयरन मिनरल इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल, यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है वो आयरन की वजह से ही बनती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी देन ऑब्वियसली हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। ओके चिल्ड्रन, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 2। अब हम मूव करते हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी दिस इज चैप्टर 3। फाइबर टू फैब्रिक में बच्चों हमने ये जाना था वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी बहुत सारे ऐसी वैरायटी है जैसे कि कॉटन है, वुल है, सिल्क है, सिंथेटिक फाइबर है। तो सबसे पहले हमने फाइबर, व्हाट आर फाइबर मेड ऑफ, फाइबर्स के बारे में जाना था कि फाइबर जो होता है किससे वो बने होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो रेशे होते हैं और रेशे को जब हम स्पिन करते हैं तो दे बिकम यार्न, और यार्न को जब हम बुनते हैं एक साथ तो देन इट बिकम्स अ फैब्रिक। ओके बच्चों, तो इस लेसन में हमने आपके इसके साथ आपको क्वेश्चंस भी अटैच किए हुए हैं। नेम द एनिमल फ्रॉम विच वुल इज़ मोस्टली कॉमनली ऑब्टेन्ड। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, आप इसे फिल कर लोगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं फिल करा है तो यहाँ से आप चेक करके फिल कर सकते हो। ओके बच्चों,
तो ये लेसन में हमने फाइबर के बारे में जाना था, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर। फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। नेचुरल यानी कि जो हमें नेचुरल के तरीके से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, दैट इज़ नेचुरल फाइबर। और ऐसे फाइबर जो फैक्ट्रीज में केमिकल ऐड करके तैयार की जाती हैं, तो ऐसे फाइबर जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो देन वी मूव ऑन चैप्टर 4 जो बच्चों हैं, दैट इज स्किप कर दिया है मैंने, उसे हमने अपने सिलेबस में नहीं लिया है और इसे मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम मूव करते हैं चैप्टर 5 पे। ओके चिल्ड्रन, चैप्टर 5। चैप्टर 5 इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी इस लेसन में हमने बहुत सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स के बारे में जाना था कि किस प्रकार हम किस मेथड का इस्तेमाल करके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। रीज़न ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स, यानी कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि मिक्सचर को उसके कंपोनेंट से अलग करना। कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कंपोनेंट यानी कि अगर कोई भी मिक्सचर हमने लिया है उसमें जो प्योर सब्सटेंस है, यानी जो उसमें अधिक मात्रा में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, दैट इज़ component. The mixture are separated into their components for the various purpose such as, तो इसको सेपरेट करने के पीछे बहुत सारे पर्पस है। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस एंड टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट। तो ये सारे जो रीजंस हैं बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, तो बच्चों इसमें हमने ये भी जाना था कि बहुत सारे सेपरेशन के मेथड है, लाइक थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग। देन मैग्नेटिक सेपरेशन भी हमने पढ़ा था, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्टरेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, तो जो लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ओके चिल्ड्रन, तो इस लेसन में हमने बहुत सारे सेपरेशन के मेथड्स के बारे में जाने, जैसे कि सबसे पहले थ्रेसिंग है। तो थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच टाल्क वीट पैडी, यानी जिसमें हम पुआल को पीट कर उसके धान या गेहूं को उसमें से हम निकाल लेते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। विनोइंग यानी कि ओसाना, आपको पता है ना ओसाना, यू बिलोंग फ्रॉम आप यहाँ रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और खेती बाड़ी यहाँ होती है, तो अच्छे से आप जान सकते हैं कि ओसाना क्या होता है। उसे एक बर्तन में लेकर हम स्लेंटिंग वे में उसको धीरे धीरे गिराते हैं, तो जो अनाज है वो ज़मीन पे गिरता है और जो उसमें से के हस्क होते हैं, यानी जो पुआल भूसा वगैरह होता है, वो उड़कर दूर जाकर गिरता है। देन नेक्स्ट हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करके हम दाल को कंकड़ पत्थर से अलग कर सकते हैं। सीविंग यानी कि छलनी में छानना, जैसे कि आटा हम छालते हैं और उसका जो ब्रैन है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। छलनी की सहायता से हम सैंड को भी छान सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बिल्डिंग्स बनाने में कर सकते हैं। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक चीज़ों को, लोहे से बनी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। देन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, तो बच्चों ये इसको तो मैंने पहले भी बताया कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी कि जब सेटलिंग डाउन ऑफ एट द बॉटम, यानी कि जब जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो गंदा पानी था वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उसको हम धीरे से दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। उसके बाद हमने लोडिंग के बारे में जाना, तो लोडिंग में क्या करते हैं, अगर गंदा पानी हम एक बीकर में लेते हैं, उसमें हम फिटकरी बांध कर लोडिंग उसको घुमाते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो जितनी भी गंदगी है वो नीचे तली में बैठ जाएगी और साफ़ पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोडिंग। देन फिल्टरेशन, तो आप जानते ही हो बच्चों, फिल्टर का इस्तेमाल करके, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके हम पानी को पानी के जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उसे हम अलग कर लेते हैं। देन इसका इस्तेमाल हम स्ट्रेनर के रूप में करते हैं, जैसे कि चाय छानना, है ना। देन नेक्स्ट इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन भी एक मेथड है, इससे हम सॉलिड चीज़ों को लिक्विड से हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि नमक। इवापोरेशन के माध्यम से ही, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज़ यूज्ड इन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम
सी, यानी समुद्र से नमक ऑब्टेन करने की विधि में इवापोरेशन मेथड बहुत अच्छे से काम करता है। क्या होता है, पानी जो होता है वो इवापोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो मिल जाता है हमें, तो इवापोरेशन से। दैट इज द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, वो जो डिस्टिलेशन में इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही विधि इसमें काम करती है। इवापोरेशन की सहायता से हम सॉलिड मटेरियल को तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड है उसे भी अगर हम चाहते हैं तो देन वी हैव टू यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की सहायता से वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर एज वेल, यानी कि सॉल्ट तो हम सेपरेट कर ही लेंगे, उसके साथ साथ उसमें जो शुद्ध पानी है, द प्योर वाटर, it can be also obtained from it. Okay children, तो this process is called distillation. उसके बाद जो last topic था इसमें, that was saturated solution. And what is saturated solution? A given quantity of water can dissolve only a certain mixture amount of a substance at a particular temperature. यानी कि a solution which नो मोर, यानी कि आपने देखा होगा बच्चों कि अगर हम ग्लास में पानी ले लेते हैं, उसमें हम चीनी घोलते रहते एक एट ए टाइम ऐसा समय आता है कि जब उसके अंदर हम चीनी डालेंगे तो वो चीनी घुलेगी नहीं। दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ओके चिल्ड्रन, देन लास्ट टॉपिक इट वाज सॉल्युबिलिटी। The maximum amount of substance which can be dissolved in 100 gram of water at the given temperature is known as the solubility of a substance in water. तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर 5। तो अब हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों में। क्वेश्चन आंसर को दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो अगर जिस बच्चों ने इसे फिल नहीं किया है आप यहाँ से फिल कर सकते हो। चलिए हम मूव करते हैं ऑन चैप्टर 6। तो बच्चों चैप्टर 6 था आपका चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चीज़ों को हम कभी कैसा देखते हैं, फिर कुछ देर के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि चीज़ें एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है या फिर उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सो सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस एंड वेयर एज सम चेंजेस आर हार्मफुल टू अस। यानी कि पहले तो मैं चेंजेस को आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर दूध से दही का बदल जाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, लकड़ी का जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लग जाना। तो ये ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो हमारे आसपास होते रहते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके चेंज सिर्फ रूप में होती है, जैसे कि अगर हम आइस ले लेते हैं तो आइस कुछ देर बाद गर्मी से पिघलकर वो वाटर में चेंज हो जाती है। उसका रूप तो चेंज हो जाता है लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। आइस अगर है तो उसमें भी H2O है, और अगर वो वाटर में चेंज हो जाता है देन इट ऑल्सो कंटेन्स H2O। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट वी मूव ऑन। इस चैप्टर में हमने जाना था कि चेंजेस जो होते हैं वो कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल में अगर हम ले लें तो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का पकना हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर फल पक जाते हैं तो वो हमें खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो ये एक प्रकार का हमारे लिए बेनिफिशियल चेंज है। यानी दूध का दही में बदल जाना ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल चेंज है। लेकिन अगर दूध का फट जाना ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें जो दूध होता है वो वेस्ट हो जाता है। अगर खाना स्पॉइल हो जाता है तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल चेंज हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस के बारे में जाना कि चेंजेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। सम ऑफ द चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड वेयर एज अदर चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। तो बच्चों चेंजेस जो होते हैं उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं और रिवर्स नहीं भी कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और सबसे पहले बच्चों मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट थिंग बताना चाहूँगी कि सम ऑफ द वे ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इनटू मटेरियल बाय, यानी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन पे अगर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ों के अंदर चेंज आ जाता है, उन मटेरियल में चेंज आ सकता है। जैसे कि अप्लाइंग हीट, अगर किसी चीज़ पे हम हीट अप्लाई कर देते हैं तो उसका शेप
और साइज, यानी एनीथिंग भी चेंज हो जाता है। लाइट अप्लाई करते हैं तो भी इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो भी चेंजेस हो जाते हैं। सो चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी ऐसा चेंज जिसके द्वारा हम उस चीज़ों को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार के चेंज को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे कि अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो वो लकड़ी जलकर कोयले में बदल जाती है, अब हम इस कोयले को दोबारा से लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। और अगर हम पानी ले लेते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू आइस, और ये जो आइस होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन दोबारा अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो दोबारा वो पानी में चेंज हो जाएगी, यानी कि जो पानी था उसे हम दोबारा से पानी के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज। या हम आटा, गूथा हुआ आटा लेते हैं, उससे लोइयाँ बनाते हैं, उससे हमने रोटी भी बेल ली है ना, और रोटी बेलने के बाद हम उसे दोबारा से बिगाड़ देते हैं, तो इट कैन बी रिवर्स। लेकिन जब हम रोटी को तवे पे पका देते हैं तो इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों बस इतना आप याद रखें कि ऐसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स करके इसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, देन इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। और ऐसे चेंजेस जिसमें हम सब्सटेंस को चेंज होने के बाद दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद हमने जाना था कि रिवर्सिबल चेंज के लिए ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन, फिक्सिंग, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हीटिंग के द्वारा भी हम बहुत सारे चेंजेस के द्वारा बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जो रिंग है, लोहे की जो रिंग को हम व्हील पे, लकड़ी के व्हील पे हीट करके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हमने बहुत सारे चेंजेस के बारे में जाना जो रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका चैप्टर 6, और बच्चों आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से फिल कर लोगे। तो चलिए बच्चों अब हम मूव करते हैं ऑन चैप्टर 7। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। बच्चों इस लेसन में हमने प्लांट्स के बारे में जाना, और सबसे पहले जाना कि प्लांट्स जो होते हैं उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हर्ब्स, शर्ब एंड ट्री। हर्ब जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम पौधे होते हैं, इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही वीक होते हैं, और ये पौधे जो होते हैं मौसमी होते हैं, ये बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहते हैं, 2-3 महीने तक ही रहते हैं। लाइक जैसे कि धान है, गेहूँ है, टमाटो प्लांट है, या जो कोई सब्ज़ी हमने लगा दी। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट शर्ब्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का वुडी, इनका जो स्टेम होता है एक प्रकार का वुडी होता है और बहुत ही कठोर होता है, और ये जो पौधे होते हैं वो पेड़ों से छोटे होते हैं और झाड़ी नुमा होते हैं, और इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ज़मीन तक लटके होते हैं, जैसे कि चाइना रोज हो गया, चाइना रोज, पोमोग्रेनेट, हेना, मेहंदी, लेमन एक्सेट्रा। ट्रीज़ की बात कर ले तो ट्रीज़ के बारे में तो बच्चों यू ऑब्वियसली नो, ट्री का जो ट्रंक होता है काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उस पर बार्क होते हैं, छाल होती है, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, ये काफ़ी बड़ा होता है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे कि बैनियन ट्री, यूकैलिप्टस ट्री, कोकोनट ट्री, सैंडलवुड ट्री। ओके चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम दीज 3, यानी कि ये तीनों के अलावा भी 2 और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसके जो स्टेम होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, दैट इज़ क्लाइंबर एंड क्रीपर। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया रूट के बारे में। और रूट जो होता है वो 2 टाइप्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट, जिसे आप छोटे क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। ओके चिल्ड्रन, देन टैप रूट जो होता है उसमें मेन रूट होता है, और फाइब्रस रूट में मेन रूट नहीं होता है और गुच्छेदार होते हैं। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद हमने लीव्स के बारे में जाना। लीव्स क्या करता है? लीव्स इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। लीव्स जो होता है पौधे में भोजन बनाने का काम करता है, और स्टेम पूरे भोजन को पूरे भाग में पहुंचाता है। और इसमें हमने एक प्रोसेस भी जाना था कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और पौधों के द्वारा शरीर से एक्सेस वाटर, यानी पौधे का जो एक्सेस वाटर है शरीर के प्लांट्स के द्वारा जो बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड
ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स लीव्स लूज वाटर इन द एयर। और उसके बाद हमने वेनेशन की बात की, तो पत्तियों में जो वेनेशन होती है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमिना इज नोन एज वेनेशन। और वेनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है बच्चों। वेनेशन जो था वो रेटिकुलेट वेनेशन और एक था पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन, विनेशन और रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो बच्चों इसे आप भी जान लो। द प्लांट्स हैविंग द लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट। अगर किसी में रेटिकुलेट वेनेशन है यानी कि ब्रांचेस नुमा वेनेशन है, तो उसके जो रूट होंगे बच्चों दैट इज़ टैप रूट, यानी कि उसमें मेन रूट होगा। ओके। और जो पैरेलल वेनेशन होते हैं, जिसकी जो वेनेशन पैरेलल होगी, उसमें फाइबर्स रूट होंगे। ओके बच्चों, तो इसे आप याद कर लोगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था, वो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर जो है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पौधे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें हमने जाना था कि फ्लावर इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल भी पार्ट होता है, फीमेल भी पार्ट होता है। तो इसमें जो फीमेल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड पिस्टिल, और पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके बच्चों। और ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। और जो मेल पार्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा में जाते हैं, देन ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं। तो ये याद रखो बच्चों कि ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू सीड, और सीड से ही नए पौधे का जन्म होता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 7। और चलिए यहाँ पे मैंने आपको फिल भी करा है, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं चैप्टर 8, जो कि आपका रिवीजन का सबसे लास्ट चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस लेसन में हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में जाना, और सबसे पहले हमने स्केलेटन के बारे में भी पढ़ा कि व्हाट इज़ स्केलेटन। स्केलेटन इज़ द बोनी फ्रेम ऑफ आवर बॉडी, यानी फ्रेम वर्क ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की हड्डियों के ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ स्केलेटन में सबसे पहला जो पार्ट था दैट इज स्कल, बैकबोन, रिब केज, शोल्डर बोन, हिप बोन, बोन्स ऑफ हैंड, कार्टिलेज। ओके चिल्ड्रन। तो अब हम कार्टिलेज को एक्सप्लेन कर लेते हैं सबसे पहले। तो कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार का सॉफ्ट बोन होता है, जो दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर पिना ऑफ ईयर्स, दैट इज़ फाउंड इन द एंड ऑफ नोज। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्क, है ना। हमारे जो वर्टिब्रे है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रे, और हर वर्टिब्रे के बीच में डिस्क है, और ये डिस्क के बीच में कार्टिलेज होता है जो हमारे बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसके कारण हम आसानी से अपने बैकबोन को मोड़ सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन। उसके बाद हमने इस लेसन में जॉइंट्स के बारे में जाना था। जॉइंट्स जो होते हैं, सबसे पहले जो जॉइंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक मूवेबल जॉइंट और एक फिक्स जॉइंट। तो सब मूवेबल जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट में हमारा स्कल आता है, जिसमें कि सारी जो हड्डियां हैं वो फिक्स जॉइंट पे जुड़ी हैं, सिर्फ हमारे लोअर जॉ को छोड़ के। अब हम मूवेबल जॉइंट की बात कर ले तो इसमें 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स है, हिंज, बॉल एंड सॉकेट एंड पाइवट। हिंज जॉइंट जो होता है इट कैन मूव इन ओनली 1 डायरेक्शन, जैसे कि हिंज जॉइंट आता है हमारा एल्बो का और नी का। उसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है दैट हेल्प्स टू मूव द बोन्स फ्रीली। ये हमारे बोन्स को फ्रीली मूवमेंट करने में मदद करता है। और ये जॉइंट्स कहाँ पे हैं, दैट इज़ इन आवर शोल्डर एंड हिप। ओके चिल्ड्रन। उसके बाद पाइवट जॉइंट जो है हमारे गर्दन और हमारे नेक के बीच में है, जो कि हमारे हमारे सर को साइड टू साइड मूव करने में मदद करता है। उसके बाद फिक्स जॉइंट तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्शन मूव बोन्स एट ए जॉइंट। मसल्स जो होती हैं बोन्स के साथ अटैच होती हैं, और सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
कि मसल्स जो है इट ऑलवेज वर्क इन ए पेयर्स, यानी कि अगर कोई हड्डी के साथ मसल्स जुड़ी है तो उसके दोनों साइड सेम मसल्स होंगी, जैसे कि हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। और अब हम ले लेते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं? एनिमल्स के अंदर जो लोकोमोशन होता है, यानी कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके जो स्केलेटन है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि कॉकरोच के बारे में मैंने बताया, बर्ड्स के बारे में बताया। बर्ड्स क्या करती है? अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के द्वारा, यानी नीचे की तरफ पंखों को हिलाती है, फिर ऊपर की तरफ। इस प्रकार के कंटिन्यूस मूवमेंट के कारण पक्षियाँ हवा में उड़ पाती हैं। अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं? वो अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, शॉर्टन करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, शॉर्टन करते हैं। इस प्रकार के कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से वो अपनी बॉडी को मूव कराते हैं। फिर हमने बात की थी स्नेल के बारे में। स्नेल जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है, इवन फ्रॉम अर्थवर्म ऑल्सो, यानी कि अर्थवर्म से भी बहुत स्लो ये मूव करता है। और इसका एक बड़ा सा लार्ज डिस्क फुट होता है, जिसको वो धीरे से सिकोड़ कर उसी पर स्लिपरी करके वो मूव करता है। लार्ज पेयर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। और द फुट ऑफ ए स्नेल इज ए लार्ज एंड फ्लैट डिस्क शेप विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फुट। द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट। उसी की सहायता से वो क्रीपिंग करते हुए धीरे 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 मूव करता है, विच मीन्स स्नेल आर गैसोट्रोप्स विच मीन्स बेली फूटेड एनिमल, यानी कि इनका जो बेली होता है वो ही फूट होता है। देन नेक्स्ट हम लोग फिश के बारे में हम लोग ने बात किया था। फिश में क्या होता है? फिश जो होती है वो अपने टेल्स को साइड टू साइड मूव कराकर पानी में आसानी से तैरती है। और द लास्ट टॉपिक वी टॉक अबाउट दैट इज स्नेक। स्नेक जो होता है वो लूपिंग करके, और इस लूपिंग के प्रोसेस को इट इज़ कॉल्ड स्लिथर कहा जाता है, जिसे वो आसानी से बॉडी साइडवेज में लूपिंग करके वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और कभी भी सांप जो है आपने देखा होगा सीधी रेखा में नहीं चलता है। सो चिल्ड्रन, ये था आपका रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1 to 8, और आप इसे रिवाइज कर लोगे और समझ भी लोगे। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन आंसर्स को नहीं फिल करे हैं, यू हैव टू फिल इट। ओके, सो चिल्ड्रन, थैंक यू. Watch this video for very carefully.